नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का 150 MCQ देखेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस के लिए करवाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे, या एक बार सर से पढ़ भी लिए हैं तो दूसरी बार अपना देख लेंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन आराम से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। या कोई और भी काम कर रहे हैं तो इसे स्टार्ट करके छोड़ देंगे और वो काम करते रहेंगे, अपना ये सुनते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाना यानी इसमें जो तत्व दिया गया है वो मैग्नीशियम है, जो सबसे कम मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ पर विचार करना। इसमें दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो अमीनो अम्ल एक कार्बोहाइड्रेट है, मंड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे देखेंगे। ये मिलान करना है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी रोग होता है। तो बताइएगा आप लोग, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन ए की कमी से होती है दृष्टिहीनता की रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है, तो ये होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इसका हो जाएगा आंसर ए। आगे देख लीजिए। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करेंगे तो इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी ना। ये पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है। इसमें से कौन क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित है, रिवर्स्ड, यानी इसको फिर से वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। तो कागज़ का जलना, कागज़ अगर जल जाएगा तो इसको वापस नहीं ला सकते। दूध का दही बनना, ठीक, दही से दूध नहीं बना सकते। नमक का पानी में घुलना, नमक को वापस ला सकते हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये भी वापस। तो क्या 3 और 4 कहाँ ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। जड़ नहीं है देखना है। तो गाजर है जो एक प्रकार की जड़ है। मूली भी एक प्रकार की जड़ है, और सलजम भी, गाजर, मूली, सलजम ये सब एक जड़ है। लेकिन आलू एक तना है, ये जड़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी वो किस प्रकार से श्वसन करता है। इसका ऑप्शन ए दिया कि केंचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करता है, नहीं। केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ये सही इसका है, केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। आगे देख लेंगे कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। नागफनी किस तरह से श्वसन करता है, तो वो करता है तने में प्रकाश संश्लेषण वो करता है, तने से। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधे में श्वसन प्रक्रिया तो होती ही है, जीव में भी होती है और बीज में भी होती है। तीनों में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। इस
पर विचार करना है। बोल रहा है दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है। तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब उसका पहले उस प्रकाश का परावर्तन होगा तब प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। व्यक्ति कब वस्तु को देख पाता है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। यानी ये कोई वस्तु है और यह है हमारा आँख। तो जब यह सूरज, जब ये प्रकाश इस वस्तु पर पड़ती है और यहाँ से यही प्रकाश रिफ्लेक्शन परावर्तन होकर हमारी आँख पे आती है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। वही तो बोल रहा है कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। आगे देखेंगे कि इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। विद्युत चालक का कौन उदाहरण है। तो थर्माकोल ये विद्युत चालक नहीं है। वायु ही विद्युत का चालक नहीं है। मानव शरीर ये विद्युत का चालक है। और एल्यूमिनियम की पत्ती, मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती ये दोनों क्या है, विद्युत चालक है। इसलिए इसका आंसर होगा केवल 3 और 4। आगे देखेंगे विद्युत बल्ब में क्या होता है। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट। आगे देखेंगे ये मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना। तो देखेंगे चुंबकीय, इधर आधा इधर क्वेश्चन है। इसका आंसर है ये। इसको आप लोग मिला लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। रीम ऑफ द एंशिएंटर मैरिनर कविता के रचयिता कौन थे। ये थे एस.टी. कोलरिज। रीम ऑफ द एंशिएंटर मैरिनर कविता के रचयिता थे एस.टी. कोलरिज। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक है जो जलने में सहायता करता है। तो ऑक्सीजन। आगे देखिए कि कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होना है। क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण में होती है। सूरज का प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत होती है और जल का भी ज़रूरत होती है। सो इसमें से जितना ऑप्शन दिया गया वो सभी की ज़रूरत है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो कीटों को पकड़कर आहार प्राप्त करने वाले पादप का नाम है घटपर्णी पौधा। आगे देखेंगे कि कौन से सहजीवी संबंध का इसमें से उदाहरण है। तो सहजीवी संबंध का उदाहरण है शैवाल और कवक। ये दोनों क्या है, सहजीवी, आपस में सहजीवी संबंध बनाए हैं। और कवक और जीवाणु, ये भी कवक और जीवाणु भी एक दूसरे से सहबीजी संबंध बनाए हुए हैं। तो इसका सही हो जाएगा 1 और 3। आगे देखेंगे कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। किससे ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पत्ती में जो रंध्र होते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड पादप के द्वारा लिया जाता है। इसमें मिलान करना है। देखिएगा अमाशय क्या करता है। अमाशय करता है अम्ल का निर्मोचन। सबसे पहले जब खाना खाते हैं तो अमाशय में तो जाकर भोजन संचित होती है, तो वो उसका कार्य है, अमाशय का कार्य है अम्ल का निर्मोचन करना। और छोटी आंत करती है छोटी आंत पचे भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करवाती है। और बड़ी आंत जो है वो जल का अवशोषण करती है। और यकृत है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का मात्रक नहीं देखना है। तो सेल्सियस ये भी तापमान से रिलेटेड है। फ़ारेनहाइट, केल्विन,
लेकिन पास कर ले तो तापमान नहीं है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री से सेल्सियस से 42 डिग्री तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे पारा का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर में। ये दोनों ऑप्शन जो था वो राइट था ना, क्या था देख लीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसमें मिलान करना है कि कौन सा अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है। कौन सा अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है ये देखते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल खाने के सोडा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल खाने के सोडा नहीं, किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, साबुन है। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, कागज का फाड़ना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक। ये तो रासायनिक परिवर्तन है ना। रंग में परिवर्तन होना ये कौन सा परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाना, कागज का जलना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका ऑप्शन ये सही है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज का फाड़ना इसमें से सिर्फ भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि कागज को फाड़ के हम जोड़ भी सकते हैं। और ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होना, रंग ही परिवर्तित हो गया तो उसको कैसे वापस ला सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाना, कागज का जलना, जब वो जल गया तो उसको वापस नहीं लाएंगे हम। आगे देखें, निम्नलिखित पर विचार करना है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, बताइएगा। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, हाँ, इसका दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल जब हमारे पेशियों में संचय होती है तो इससे हमारे शरीर में ऐंठन होने लगती है। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत है, बताएंगे आप लोग। जब वायु को अंदर लिया जाता है उसमें 21%, और जब उच्छ्वासित किया जाता है यानी बाहर निकाला जाता है तो वो 16.4%। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति का विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो उनका कितना विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है 15 से 18 प्रति मिनट। आगे देखेंगे, उच्छ्वसन का समय पसलियाँ, यानी जब हम श्वास बाहर की ओर निकालते हैं तो उस समय पसलियाँ किधर गति करती है, तो नीचे की ओर गति करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। WBC का क्या कार्य है, बताइएगा। इनका कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना। आगे देखेंगे कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। आगे इसमें मिलान करना है अगला क्वेश्चन में, यानी रंध्र का क्या काम है, बताइएगा क्या काम है रंध्र का। इसका ऑप्शन सी सही है। रंध्र का काम है वाष्पोत्सर्जन करना। और जाइलम का क्या काम हो जाएगा, जल का परिवहन करना।
फ्लोएम भोजन का परिवहन करना, और मूल रोम क्या करेंगे, ये जल का अवशोषण करेगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को प्रवाह करती है, नहीं। फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को प्रवाह करती है, ये भी गलत है। नहीं, फुफ्फुस धमनी जो है ना, ये अपवाद में जो आता है, फुफ्फुस धमनी हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। और फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ले जाती है, नहीं। फुफ्फुस, जबकि फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो ये दोनों गलत हो गया ना, कहाँ ऑप्शन है, ये दोनों गलत है। आगे देखेंगे कि किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 70 से 80 बार। अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है, ओडोमीटर। आगे, थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थॉमस अल्वा एडिसन का ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, बताएंगे आप लोग कहाँ के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था। ये थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक नहीं थे, और थॉमस अल्वा एडिसन है जो विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक का आविष्कार किए थे। आगे देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब, 22 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है। तो ये बूंद सिंचाई की व्यवस्था, ये बहुत ही खर्चीला सिंचाई व्यवस्था है। आगे देखेंगे कि कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है। कॉड लीवर तेल है जो किससे प्राप्त होता है, ये मछली से प्राप्त होता है। और इसमें एक धूप के अलावा आपसे पूछेगा कि विटामिन डी का स्रोत बताइए, जिसमें धूप ऑप्शन ना रहे तो मछली हो जाएगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। जब दूध से दही का निर्माण हो जाता है तो इसमें जीवाणु की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करती है। तो ये खमीर उत्पादित करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिलान करना है, किण्वन, पेनिसिलिन। आगे देखिएगा, इसका राइट आंसर ए है। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, ये क्या थे, एडवर्ड जेनर थे, जो थे वो चेचक की टीका का खोज किए थे। और बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन ये सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। हैजा किससे होता है, घरेलू मक्खी से होता है। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लिज मच्छर से, और डेंगू मादा एडिस मच्छर से। उपयुक्त युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित तो सिर्फ ये है, तो इसका ऑप्शन सही एक होगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है तो जो उसे अग्निरोधक बनाती है। परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। ये परत होती है मेलामाइन की बनी हुई। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी लोग रहते हैं उनके जो पोशाक रहता है उस पर क्या चढ़ा हुआ था, अग्निरोधक चढ़ा होता है, और ये परत अग्निरोधक परत मेलामाइन की बनी होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होती है, मरकरी। आगे देखेंगे, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक न वायु में खुला रखने पर वह हल्का भूरा हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। जो हरा पदार्थ जमा हो जाता है वो क्या है, एक तरह से वो है एक तरह से कॉपर हाइड्रोक्साइड और
कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण रूप है, इसीलिए इसका आंसर है सी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। तो ये कौन है? फास्फोरस। कौन सा जीवाश्म ईंधन है इसमें से? जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, ये भी जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, ये तीनों है जो एक प्रकार की जीवाश्म ईंधन है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से हमें क्या प्राप्त उत्पाद होता है? तो पेट्रोलियम के परिष्करण से ही डीजल प्राप्त होती है, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, ये सभी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम के परिष्करण से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सभी। निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र का हिस्सा है? इसमें से पारितंत्र का हिस्सा कौन है? सभी पेड़ पौधे, ये भी तो पारितंत्र का हिस्सा है। सभी प्राणी एवं सूक्ष्मजीव, ये भी पारितंत्र का हिस्सा है। जैव घटक, ये भी पारितंत्र का हिस्सा है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। ठीक, सूक्ष्मतम जो न्यूनतम इकाई है मानव, उसी को तो कोशिका बोलते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये तीनों सही है। आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, सही। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सिर्फ एक वाला जो था वो सही है। एक में क्या था? इसमें केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है वो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। बताइएगा आप लोग कि नमक घुला हुआ जल का अच्छा चालक है? नहीं। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, ये भी गलत है। ये सही है, गलत नहीं। आसुत जल जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप में विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक। पेयजल में खनिज लवण की अल्प मात्रा तो विद्यमान होती है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक नहीं है। एक मिनट, इसको फिर से देखेंगे। इसमें पूछ रहा था असत्य कथन कौन है? तो जो नमक घुला हुआ जल विद्युत का है, जो ये अच्छा चालक होता है, और ये आसुत जल विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप में विद्यमान होती है, इसीलिए विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो इसमें से असत्य है सिर्फ दो, तो दो आंसर हो जाएगा। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी परत है भूपर्पटी। आगे देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो आपतन कोण है वो सदैव किसके परावर्तन कोण के बराबर होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये खिंचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसका एक और दो दोनों सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस। तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नहीं,
तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। ये सही है, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे मिलान करना है। बुध क्या सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? शुक्र को रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और अरुण अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है। इसका आंसर है ये। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ग्रहों और उनके रंग के उपयुक्त युग में से कौन से सही है? अच्छा, क्या पृथ्वी को नीली ग्रह कहा जाता है? सही। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शनि को पीला ग्रह कहा जाता है। ये तीनों है सही, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही। चलिए आगे बताएंगे आप लोग। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन है? सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम तारा है दूसरा अल्फा सेंटौरी। कौन सा है? अल्फा सेंटौरी, याद रखिएगा। आगे देखिए कि पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती है। इन गैसों में मुख्य गैसें कौन सी है? तो मुख्य गैसें हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये तीनों हैं जो जब पेट्रोल तथा डीजल वाहनों से निकलती है तो ये तीनों प्रदूषक गैस महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। आगे मोमबत्ती को जलने की प्रक्रिया कौन सी रासायनिक प्रक्रिया? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता जाना जाता है जॉन डाल्टन को। यह मिलान करना है कि कौन से खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे? ई गोल्डस्टीन ने। और परमाणु नाभिक की खोज ई रदरफोर्ड ने। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? और न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित है? ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? ये निर्मित होता है प्रोटीन से और वसा से। कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंधित है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आगे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये जो 4 बातें दी गई है उनमें से कौन सा सही है। देखिए, यह कोशिका का बिजली घर है, ठीक बात है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे अपने डीएनए तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में है जो तो अपना डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। इसमें अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित, अपना कुछ थोड़ा बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में अपनी प्रोटीन खुद बना लेते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखिएगा, पौधे के तने की परिधि में वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से वृद्धि किसके कारण होती है? पौधे के तने में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है? तो ये होती है पार्श्व विभाज्योतक के कारण पौधे के तने में वृद्धि होती है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने ये जैव विकास की अवधारणा इन्होंने दिए थे। आगे देखेंगे कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो अमीबा और प्रोटोजोआ आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। ये देखिएगा, किसी तीर के एक सिरे को धनुष के तनित किसी डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है, यह कौन सी ऊर्जा है? यह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी हेनरिच रुडोल्फ हर्टज ने
किस चीज़ की खोज की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। आगे देखेंगे कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से दिए गए सारी बातें कौन सी ओजोन के बारे में सही है। ठीक है, तो ओजोन कैसी है? एक विषैली गैस है और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के लिए एक अवैध परत बनाती है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। ये तीनों बातें हैं जो ओजोन के बारे में सही है। 1, 2 और 3, ये तीनों बातें क्या हो जाएगा? सही। आगे देखेंगे कि कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है। सही युग्म नहीं है देखना है। तो देखिए, गेहूं तो एक रबी हो गया और धान यह खरीफ फसल, उड़द रबी फसल, सोयाबीन खरीफ फसल है और सरसों रबी फसल, ये अलसी और मक्का ये खरीफ और रबी और खरीफ में संबंध नहीं बना रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पदार्थ के उपचयन कब होता है? ऑक्सीडेशन कब होता है किसी पदार्थ का? जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तब होता है उसका उपचयन। आगे देखेंगे कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब इसका कौन सा रंग होता है? तब इसका होता है बैगनी। जब लिटमस पत्र ना अम्लीय हो और ना क्षारीय हो तो इसका रंग होता है बैगनी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होते हैं? कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्ल में कुछ न कुछ मात्रा में उपस्थित है? तो वो हाइड्रोजन। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करना है, यानी पीएच स्केल में कौन सी दिया गया है, कौन सा सभी बातें सही है। इसी सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। पीएच स्केल में तो रहता है ये 0 से कितना 14 तक मापने के लिए, है ना। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसकी पीएच उतना ही अधिक होता है, ये गलत बात है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ये सही है। 1 और 3 सही है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे मिलान करना है। अच्छा, किसका कितना पीएच मान होता है तो बताइएगा आप लोग कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.3 से 7.5 के बीच, और दूध का पीएच मान 6.4 और मानव लार का 5.5 से 7.5, मानव मूत्र का 6.5 से 7.5। आगे देखेंगे कि मेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल का स्राव करता है? जब मेटल पौधे के पत्तों को छूते हैं तो उसमें जैसे कोई डंक मारता है ना, उसी प्रकार की दर्द होती है। तो वो दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होती है? तो मैथोनोइक अम्ल। मेटल पौधे के पत्तों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो मैथोनोइक। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग करने से मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उस समय उसको आराम मिलता है। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाता है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर स्पंजी जैसा हो जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। आगे निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है? सामान्य वातावरण में ही कौन सा है जो धातु वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो सोडियम को अगर खुले वातावरण में रख दिया जाए तो वो खुद ब खुद जलने लगती है। सोडियम और पोटेशियम भी, दोनों। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाले युग्म कौन सा है? तो ये पोटेशियम और गोल्ड जो है, पोटेशियम है जो सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला है और गोल्ड ये न्यूनतम अभिक्रियाशीलता है, जल्दी किसी के साथ
अभिक्रियाशील होती ही नहीं। आगे देखेंगे कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। आगे देखेंगे कि सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का ही होता है। शुद्ध सोना को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। इसमें मिलाया जाता है चांदी और तांबा से, जब इसको कठोर बनाना हो तो तब। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का ही उपयोग किया जाता है। बिल्कुल 24 कैरेट सोना आभूषण बन ही नहीं सकता, उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती है। लेकिन फिर भी महिलाएं लोग हैं जो शुद्ध सोने की आभूषण की बात करती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप है, इसमें से तीनों है जो कार्बन के अप्रूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों हैं कार्बन के ही अप्रूप हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखेंगे, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? वो कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन। आगे देखेंगे कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों तत्व हैं जो उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है बृहदांत्र। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है? तो ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है एटीपी। आगे देखिए, निम्नलिखित पर उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सी जंतुओं से लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते का कार्य करता है? तो एड्रेनिल हार्मोन को ही लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है ना। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे, हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और 50 क्वेश्चन और बचा है। आदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए। आदि नहीं, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी यानी प्रकाश आ रहा है, इस पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों से क्या हो जाता है? ऐसे आ रहा है तो इसके किनारों से मुड़ के पार हो जाएगा, मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। आगे देखेंगे कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? ये दोनों क्रम, घरों में विद्युत परिपथ को दोनों ही श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों ही क्रम में लगा लिया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ये किए थे ऑस्टेंड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने सबसे पहले अवलोकित किए थे? ऑस्टेंड। आगे देखिएगा, हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मस्तिष्क और वृक्क के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र, जिसको जनरेटर बोलते हैं, क्या वो विद्युत जनरेटर जो होता है वो क्या परिवर्तित करता है? वो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा कितने हर्ट्ज की होती है? जो हमारे घर में बिजली आ रही है वो कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज की होती है? वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की होती है। आगे देखिएगा कि कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, इसको मिलान करना है। तो कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है
उत्तर प्रदेश में। और काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है गुजरात में। ट्रम्बे परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ये होता है 10%। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की? तो एक्स किरण की खोज किसने किया था? ये किए थे डब्ल्यू.जी. रोएंटजन ने सबसे पहले एक्स किरण की खोज किए थे। आगे देखेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। आगे देखेंगे चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। यह किस सिद्धांत द्वारा होता है? किस सिद्धांत द्वारा होता है? यह न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, यानी जड़त्व के नियम द्वारा। कि आप लोग पढ़े होंगे कि लोग जिस अवस्था में बने रहते हैं उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम या न्यूटन का जड़त्व नियम। जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? एक सामान्य वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? 0। निम्नलिखित में से किस नियम इस सिद्धांत पर रॉकेट प्रणोदन की कार्यविधि आधारित है? रॉकेट प्रणोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यह रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे देखेंगे कि गति का जो विरोध करता है वो क्या कहलाएगा? गति का विरोध करता है वो घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते वक्त धनुष की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ये होता है गतिज ऊर्जा में। जब धनुष को खींचा जा रहा है ये तो स्थितिज ऊर्जा में, और जब खींचा जाएगा तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा ना। लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका क्या सही? त्वरण जब अंतिम चरण पे लोलक पहुंचेगा तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाता है। सबसे ज़्यादा त्वरण वही होता है। लोलक की काल अवधि क्या आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? ये करता है लंबाई। उसकी काल अवधि क्या आवर्तकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन की किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम। हाइड्रोजन के प्रोटियम जो समस्थानिक है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना है, यानी कौन गलत है। देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन संक्षारक नहीं हो सकता, संक्षारक हो सकता है, यही गलत है, इसलिए सही होगा। ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन का दूसरा नाम है, ये सही है। उपयुक्त कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम है एस ब्लॉक के तत्व। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनको बोला जाएगा संक्रमण तत्व। निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्माधारिता किस रूप में परिलक्षित है? ये परिलक्षित है ताप वृद्धि के रूप में। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत संबंधित है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की साम्यावस्था स्थिरांक पर तापक्रम बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका क्या होता है? बढ़ जाता है, घटता है। आगे देखेंगे कि पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आवर्त सारणी में च ब्लॉक के 13 से 18 तक 6 समूह है, ये सही बात। पी ब्लॉक के एक तत्व द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होती है। इसका ऑप्शन ए सिर्फ सही है। आगे देखिए कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है कि कौन सा कार्बन का अपरूप है। देखिए, कार्बन को केवल क्रिस्टलीय अपरूप होते नहीं, इसके और भी अपरूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन में दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप हैं। हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका 2 और 3 दोनों सही है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस क्षेत्र में मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं। वायुमंडल के किस क्षेत्र में रहते हैं और अन्य प्राणी क्षोभ मंडल में। आगे देखेंगे, आगरा शहर में स्थित ताजमहल अपना प्राकृतिक रंग एवं आभा खोता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीय संवर्ग के संबंध में सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो ये इसका सही क्रम है ऑप्शन डी। सबसे पहले प्रजाति, फिर वंश, वर्ग, संघ, जगत। आगे देखेंगे, ये मिलान करना है। क्लोरोफाइसी कैसा है? इसका ऑप्शन बी सही है, यानी क्लोरोफाइसी को बोलेंगे हरे शैवाल, और रोडोफाइसी को बोलेंगे लाल शैवाल, पियोफाइसी को बोलेंगे भूरे शैवाल, और ब्रायोफाइट एक क्या है? लिवरवर्ट। आगे देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि शलजम मूल का रूपांतरण है। बताइएगा आप लोग, शलजम किसका रूपांतरण है? शलजम जो है वो मूल का रूपांतरण है। आलू तने का रूपांतरण है। गाजर तो जड़ का रूपांतरण है, ये गलत। प्याज पत्ती का रूपांतरण है। 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी हो जाती है? किस चीज़ की अनुपस्थिति में हो जाती है? तो वो जब उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है तो वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका हो जाती है। पौधों में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है? तो ये प्रोटीन और हार्मोन, ये दोनों का मुख्य संघटक है। आगे देखेंगे कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करना। यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है। यह 1 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे को पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, नहीं किसी को और बड़े बच्चे को भी होता है। इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ठीक है। यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाले आहार देने में से होता है। आगे देखिएगा कि सर्वाधिक ऑक्सीजन के परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग बच्छ गुहा में स्थित है? कौन सा अंग बच्छ गुहा में स्थित है? तो हृदय और फेफड़ा, ये दोनों बच्छ गुहा में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे मिलान करना है। एबी रक्त समूह क्या है? ये सर्वग्राही है, सभी से ले सकते हैं। और इयोसिनोफिल्स, ये संक्रमण प्रतिरोधी है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का जमाव करना। लाल रक्त कोशिका गैस का परिवहन करती है। इसका ऑप्शन ए सही है। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक पेसमेकर कहा जाता है? तो सीरा अलिंद नोड, इसे क्या कहा जाता है? गति प्रेरक, और पेसमेकर इंग्लिश में पेसमेकर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? कब थकान होती है? जब लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है तब हमें थकान की महसूस होती है। पेशियों को लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? तो पेशियों के लाल रंग के लिए किसकी अधिकता उत्तरदायी है? मायोग्लोबिन की। अस्थि एवं उपास्थि कौन सी ऊतक है? यह है संयोजी ऊतक। अस्थि एवं उपास्थि कौन सी ऊतक है? संयोजी ऊतक। आगे देखेंगे कि मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि देखिए इसका ऑप्शन
इसका ऑप्शन बी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसको पढ़ लेते हैं। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष से अक्ष पर वितरित होती है। पसलियां की कुल 12 जोड़ियां होती है। फीमर सबसे लंबी अस्थि है। थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। नहीं, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है थायराइड ग्रंथि। यह प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है थाइमस ग्रंथि। वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये दोनों सही है और एक असत्य ही तो पहचानना था, तो ये असत्य है। लैगरहैंस द्वीप में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? ये स्राव करती है इंसुलिन हार्मोन का। ओम के नियम से कौन सा विकल्प सही है? तो भी बराबर क्या होता है? IR। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य की बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करवाना है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेडियो तरंगे का, इसके बाद अवरक्त तरंगे का, इसके बाद एक्स किरण, उसके बाद गामा किरणें का। इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो गामा किरणें का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर कोशिकाओं की नष्ट करने के लिए। आगे, प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए।